भाग 11। उपकारी वृक्ष। कल्पना करो कि पृथ्वी पर जंगल ना होते, बस्तियों में और उनके बाहर पेड़ पौधे ना होते, पहाड़ों पर हरियाली ना होती, तो ये सब कुछ कैसा लगता। सच तो ये है कि तब पृथ्वी पर जीवन ही नहीं होता। कारण स्पष्ट है कि जीवधारियों के जीवन के लिए वनस्पति बहुत जरूरी है। जब मानव जीवन का विकास हुआ, उससे पहले पृथ्वी पर वनस्पति जगत का विकास हो चुका था। तब मानव ने पेड़ पौधों से भोजन ही प्राप्त नहीं किया, उनका आश्रय भी प्राप्त किया। वह वृक्षों के तले रहता था, उनकी छाल और उनके पत्तों से अपना तन ढकता था। उनके पत्ते, कलियां, कंदमूल और फल फूल खाकर वह अपनी क्षुधा शांत करता था। उनकी टहनियों और पत्तों से उसने अपने आश्रय स्थल बनाए। आग का आविष्कार हो जाने पर उसने वृक्षों की लकड़ी जलाकर शीत से अपनी रक्षा की और भोजन की विधि में सुधार किया। कहने का तात्पर्य यह है कि आदिकाल से ही पेड़ पौधे मानव जीवन के अभिन्न अंग और उपकारी बंधु रहे हैं। वृक्ष प्रकृति की शोभा है, धरती की शोभा है, घर आंगन की शोभा है। पेड़ पौधों ने मानव सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, परंतु यह दुर्भाग्य ही है कि आज जबकि मानव सभ्यता विकास के शिखर को छू रही है, वनों की अंधाधुंध कटाई ने वृक्षों के अस्तित्व को खतरा उत्पन्न कर दिया है। अमूल्य वन संपदा विलुप्त हो रही है। उनमें निर्भय विचरण करने वाले दुर्लभ जंतुओं के जीवन को खतरा उत्पन्न हो गया है। कई दुर्लभ प्रजातियां विलुप्त हो गई। वृक्ष अमित दानी है। ये हमें रसीले और शक्ति से भरपूर स्वादिष्ट फल देते हैं। वनवासी लोग वृक्षों के कंदमूल और फलों पर गुजारा करते हैं। शहरों में ये फल आय और रोजगार के साधन है। फलों का और इनके उत्पादों का आयात निर्यात भी होता है। वृक्ष हरियाली देते हैं, छाया देते हैं, धरती के तापमान को कम करते हैं, वायु को शुद्ध करते हैं और हमें प्राण वायु देते हैं। इनकी जड़ काम आती है, छाल काम आती है, फूल, फल, बीज और पत्तियां भी काम आती है। इनके तने से मकान के लिए दरवाजे, चौखटे तथा कड़ियां बनती है और ड्राइंग रूम के लिए तरह तरह का फर्नीचर बनता है। नाना प्रकार की वस्तुओं की पैकिंग के लिए लकड़ी भी इन्हीं से प्राप्त होती है। बहुत से वृक्षों से लाख, गोंद, रबड़, बेरोजा और तापरीन का तेल मिलता है। वृक्ष औषधियों के भंडार है। नीम, आंवला, बहेड़ा, हरड़, अमलतास, अशोक आदि से औषधियां बनती है। आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा तो जड़ी बूटियों के बिना अधूरी है। तब भी काम का और सूख जाता है तब भी काम का। वृक्षों की सूखी टहनियां और सूखी लकड़ी ईंधन के काम आती है। हरी सूखी पत्तियों से उत्तम खाद बनती है। वृक्षों की जड़ें मिट्टी के कटाव को रोकती हैं। इनके कटने से पहाड़ खिसकने लगते हैं, भूस्खलन होने लगता है। वृक्षों के ना होने से उचित मात्रा में वर्षा नहीं होती। पर्याप्त वर्षा ना होने से खेती नहीं हो सकती। मनुष्यों और पशुओं के लिए पानी की समस्या हो जाती है। वृक्षों का सफाया होने पर रेगिस्तान सुरसा के मुंह की तरह बढ़ने लगते हैं। मरुस्थल के निवासियों का जीवन बहुत ही कष्टकारी होता है। जहां वन होते हैं वहां पशु पक्षी भी पाए जाते हैं। यह प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। सच तो यह है कि वनों से पशुओं की रक्षा होती है और पशुओं से वनों की। वन पृथ्वी के सभ्य समाज से दूर जीवन बिताने वाले वनवासियों की शरणास्थली है। वह वनों में कंदमूल, फल फूल खाकर और आवश्यकता अनुसार वन्य जंतुओं का शिकार कर तथा थोड़ी बहुत खेती करके अपना गुजर बसर करते हैं। वृक्षों से इनका बहुत पुराना नाता है। वनों में वृक्षारोपण की जरूरत नहीं होती। वहां तो प्राकृतिक तौर पर वृक्षों का प्रजनन और संहार होता रहता है। परंतु मनुष्य के लोभ का अंत नहीं, उसकी सर्वभक्षी भूख का भी अंत नहीं। उसने प्रकृति की इस अक्षय संपदा को नष्ट करने का मानो बीड़ा उठाया है। विकसित देशों के पास अपरिमित धन है। उनकी गिद्ध दृष्टि विकासशील और अविकसित देशों की अक्षय वन संपदा पर पड़ी। उन्होंने लकड़ी के मुंह मांगे दाम देने का लालच दिया।
उन्हें अपने ड्राइंग रूम को सजाने के लिए, भवन निर्माण के लिए, भारी भारी नौकाओं और जहाज बनाने के लिए, पैकिंग केसिंग के लिए और ऐसे ही अनगिनत कार्यों के लिए हर तरह की लकड़ी चाहिए थी। उनके देश में लकड़ी पहले तो पर्याप्त मात्रा में मिलती ही नहीं, और अगर मिलती भी है तो वह अपने वन संपदा नष्ट क्यों करे, जबकि उनके पास दूसरे देशों से लकड़ी खरीदने के लिए पर्याप्त धन है। बस उनकी मांग पर उचित और अनुचित तरीके से विकासशील तथा अविकसित देशों में अंधाधुंध वनों की कटाई शुरू हुई और यह सिलसिला आज तक जारी है। कुछ डॉलरों, पाउंडों और रुपए के प्रलोभन में इतनी बड़ी हानि, यह अपने पैरों पर खुलाड़ी मारना नहीं तो और क्या है। जो हाथ भोजन देता है, क्या यह उसे काट देने जैसी मूर्खता नहीं। हमारे पूर्वजों ने वृक्षों के महत्व को समझा था। उन्होंने अपने देश की वन संपदा का संरक्षण ही नहीं, संवर्धन भी किया। उन्होंने देश में पाई जाने वाली प्रत्येक वनस्पति के औषधीय गुणों के बारे में परीक्षण किए। सोम जैसी संजीवनी वनस्पति की प्रशंसा में प्रार्थना मंत्रों की रचना की। तुलसी, कदली, आंवला, बेहड़ा, हरण, कदम्ब, अशोक, बिल्व, वट, पीपल, शालमली आदि वृक्षों की पूजा सेवा का विधान बनाया। नीम के बारे में घोषित किया कि सर्वरो गहरो निम्ब, वृक्ष लगाने को पुण्य और उसे काटने को पाप कहा गया। छोटे पेड़ को काटना शिशु हत्या जैसा जघन्य अपराध माना गया। भारत में वनों के विनाश का सिलसिला अंग्रेजों के आने के बाद शुरू हुआ। उन्होंने आबनूस और महोगनी जैसे कीमती लकड़ी का तो सफाया, शीशम और सागौन की अंधाधुंध कटाई हुई। तारपिन का तेल और बेरोजा प्राप्त करने के लिए पहाड़ों पर देवदार के स्थान पर सत्यानाशी चीड़ लगाया गया। तब जगह जगह सघन और विशाल वन प्रदेशों के अतिरिक्त कहीं कहीं गांव का अपना वन खंड भी होता था। इनकी सुरक्षा का भार गांव की पंचायतों पर था। आज स्थिति यह हो गई है कि यह वन खंड उजाड़ हो गए हैं। स्थानीय दबंगों, ठेकेदारों और अधिकारी वर्ग की मिली भगत से धड़ाधड़ पेड़ काटे जा रहे हैं। मुट्ठी भर स्वार्थी लोगों की चांदी बन रही है। सरकारी वनस्पति सरेआम लुट रही है। उत्तराखंड के पर्वतीय लोगों ने, विशेषकर वहां की महिलाओं ने चिपको आंदोलन चलाकर इस लूट को चुनौती दी। गांधी जी के हरिजन उद्धार, स्वदेशी प्रचार और विदेशी बायकॉट, गौरक्षा, खादी प्रचार जैसे आंदोलनों के बाद तो विनोबाजी के भूदान आंदोलन ने देश विदेश के लोगों का ध्यान आकर्षित किया। या वनों और पर्यावरण की रक्षा के उद्देश्य से किए गए चिपको आंदोलन ने जोधपुर में 300 वर्ष पूर्व बिश्नोई जाति के लोगों ने भी खजेड़े के वृक्षों की रक्षा के लिए ऐसे ही आंदोलन को चलाया था। संतोष की बात है कि आज लोगों को और सरकार का ध्यान वन संरक्षण तथा वृक्षारोपण कार्यक्रम की ओर गया है। आशा है कि हम अपने इन परम उपकारी बंधुओं का संरक्षण तथा संवर्धन करेंगे तथा देश के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखेंगे। वृक्ष को एकदम काटने की अपेक्षा उससे ऑक्सीजन, शुद्ध वायु, फल फूल, बीज, तेल और लकड़ी प्राप्त करते रहने में भलाई है। सूखने के बाद उससे सूखी काठ प्राप्त करने की आशा में मुर्गी का पेट चीर देना उचित नहीं है। विश्व की दिन प्रतिदिन बढ़ती जनसंख्या ने भी वनों और वृक्षों के विनाश में कम भूमिका नहीं निभाई। भारत की आबादी पिछले 4 दशकों में लगभग 2 गुनी हो गई है। वनों को काटकर कृषि योग्य भूमि का विस्तार हुआ है, चारागाह बन गए हैं, ईंधन की समस्या बढ़ी है। इस सब के लिए वृक्षों पर कुल्हाड़ा बजा है। जो हुआ सो हुआ। अब अपना नैतिक और धार्मिक कर्तव्य समझकर वृक्षों का संरक्षण और संवर्धन होना चाहिए। सूखा, बाढ़, प्रदूषण, वर्षा की कमी आदि के रूप में वृक्ष काटने के दुष्परिणाम हम भोगने लगे हैं, पर ये तो मात्र चेतावनियां हैं। यदि हम समय रहते नहीं चेते तो मानव जाति का अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए।